कहानी एक कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। कहानी 2, कितनी माताएं। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और मां है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए।
नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। कहानी 3, किस नदी का पानी सबसे अच्छा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। कहानी 4, कुएं का पानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो?
आदमी बोला, महाराज मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। सीख, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। कहानी 5, जल्दी बुलाकर लाओ। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ, जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताए, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले जाओ। सेवक हजाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है। फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जहां पनाह बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। 6, जीत किसकी? बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा।
कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। कहानी 7 हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह मैं हार गया, मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। कहानी 8 अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदार क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। कहानी 9 आदमी एक खूबियां 3। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए।
उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं, मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक